हेलो बच्चों, आपका सबका इकोनॉमिक्स प्लस 2 की क्लास में स्वागत। आज हम करेंगे आय के चक्रीय प्रवाह के 4 क्षेत्रीय मॉडल की व्याख्या करेंगे। अर्थ या आय के चक्रीय प्रवाह के 4 क्षेत्रीय मॉडल के अंदर हमारी अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? 4 क्षेत्र हैं। घरेलू क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और शेष विषम क्षेत्र। अब हमने इन चारों क्षेत्र की प्राप्तियों को भी पढ़ना है और भुगतान को भी हमने पढ़ना है। घरेलू क्षेत्र की प्राप्तियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले घरेलू क्षेत्र की प्राप्ति की हम बात करेंगे। तो घरेलू क्षेत्र क्या करता है? आपने एक शेष विषम क्षेत्र को और उत्पादक क्षेत्र को साधन सेवाएं प्रदान करता है, इसलिए साधन भुगतान के रूप में इन दोनों क्षेत्रों से इसको आय प्राप्त होती है। साधन भुगतान के रूप इसके साधन आय के रूप में इसको आय प्राप्त होती है। भुगतानी आय के रूप में इसको आय प्राप्त होती है। जैसे साधन आय कौन कौन सी हो जाएगी? मजदूरी के रूप में, लगान के रूप में, लाभ के रूप में और ब्याज के रूप में इसको आय प्राप्त होती है। और इस क्षेत्र को आपने देखा नेट फैक्टर पेमेंट यहाँ से मिल रही है, ट्रांसफर पेमेंट यहाँ से मिल रही है। तो अब आपने लिखना है कि विशेष विषम क्षेत्र से इसको हस्तांतरण भुगतान प्राप्त होते हैं। हस्तांतरण भुगतान उपहार वगैरह प्राप्त होते हैं। और सरकारी क्षेत्र से भी इसको क्या प्राप्त होते हैं? हस्तांतरण भुगतान, जैसे वजीफा, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन इत्यादि इत्यादि प्राप्त होती है। और ये क्या करता है? मुद्रा बाजार से उधार भी लेता है। तो ये 5 तरीकों से इसको मौद्रिक प्राप्ति होती है, आय की प्राप्ति होती है। अब इसके भुगतान की बात करेंगे। भुगतान क्या क्या करेगा? आपने ये देखा कि इस क्षेत्र से क्या करता है? ये इस क्षेत्र से क्या वस्तुओं और सेवाएं खरीदता है, इसलिए उपभोग व्यय के रूप में मुद्रा का प्रवाह घरेलू क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर होता है। और ये इसके ऊपर कर लगाता है, इसलिए करों के रूप में भी क्या होता है? मुद्रा का प्रवाह घरेलू। देखो टैक्सेस लिखा है इधर जाते हुए, टैक्सेस लिखा है इधर जाते हुए, तो इसलिए आपने लिखना है कि करों के रूप में भी मुद्रा का प्रवाह घरेलू क्षेत्र से किस क्षेत्र की तरफ होता है? सरकारी क्षेत्र की तरफ होता है। जब ये क्षेत्र बचत करता है तो देखिए, तो ये सेविंग मनी मार्केट की तरफ, तो इसलिए मुद्रा का प्रवाह कहाँ से? घरेलू क्षेत्र से किसकी तरफ हो जाएगा? वित्तीय बाजार की तरफ होता है। ठीक है, ये आपने दोनों समझ लिए कि इसकी प्राप्तियां और भुगतान कौन कौन से हैं। अब हम बात करेंगे उत्पादक क्षेत्र। उत्पादक क्षेत्र क्या करता है? इस क्षेत्र सरकारी क्षेत्र को भी और घरेलू क्षेत्र वस्तुओं सेवाएं बेचता है, इसलिए उपभोग व्यय, ये सरकारी उपभोग व्यय और घरेलू उपभोग व्यय, देखो ये जा रहा है आपका गवर्नमेंट एंड हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर के रूप में। जो आय का प्रवाह, मुद्रा का प्रवाह घरेलू क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर होता है, ये आ गया। और उसके बाद ये क्या करता है? इस क्षेत्र से क्या करता है? उधार भी लेता है, तब भी मुद्रा का प्रवाह किसकी तरफ होता है? उत्पादक क्षेत्र से। ये वित्तीय बाजार से उत्पादक क्षेत्र की तरफ होता है। अब एक्सपोर्ट रिसीट, अब आपको पता है कि ये क्षेत्र क्या करता है? शेष विषम क्षेत्र को निर्यात करता है, इसलिए निर्यात प्राप्ति के रूप में भी शेष विषम क्षेत्र से इसको आय प्राप्त होती है। इसके हमने पढ़ ली प्राप्तियां कौन सी है। भुगतान कौन कौन से हैं? अब ये देखिए, ये इसके ऊपर कर लगाता है। और उसके बाद आपने देखा कि दूसरा सरकार क्या करती है? इसको सब्सिडीज देती है। आर्थिक सहायता के रूप में भी क्या होता है? मुद्रा का प्रवाह सरकारी क्षेत्र से इस क्षेत्र की ओर होता है। अब हमने इसके भुगतान की बात करनी है। अब इसके भुगतान देखिए, ये क्या कर रहा है? इस सरकारी क्षेत्र को कर दे रहा है। देखो ये टैक्सीज ये जा रहे हैं, टैक्सीज कहाँ पे जा रहे हैं? सरकारी क्षेत्र की तरफ, इसलिए करों, ये करों का भुगतान करता है, जैसे उत्पादन कर, बिक्री कर इत्यादि इत्यादि। इसलिए आय यहाँ से इस क्षेत्र में, उत्पादक क्षेत्र से किस क्षेत्र की तरफ? सरकारी क्षेत्र की तरफ। करों के रूप में आय का प्रवाह, मुद्रा का प्रवाह इस क्षेत्र से इस क्षेत्र की तरफ होता है। ठीक है, अब ये बचत करता है, इसलिए मुद्रा का प्रवाह यहाँ से यहाँ पे आएगा। ठीक है, और उसके बाद ये क्या करता है? शेष विषम से आयात भी करता है, इसलिए मुद्रा का प्रवाह भुगतान के रूप में इस क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र से शेष विषम क्षेत्र की ओर होता है। इसके हमने भुगतान पढ़ लिए। अब बात करेंगे हम किसकी? सरकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र की प्राप्ति की बात करेंगे। सरकार क्या करती है? इसके ऊपर भी कर लगाती है। किसके ऊपर? इसको बोलते हैं घरेलू क्षेत्र के ऊपर कौन कौन से कर आ गए? जैसे आपका आवास कर आ गया, प्रत्यक्ष कर जो आय कर, और इसके ऊपर उत्पादन कर आ गया, बिक्री कर। इसलिए करों के रूप में इसको आय प्राप्त होती है। किसको? सरकारी क्षेत्र को आय प्राप्त होती है। मुद्रा का प्रवाह उत्पादक और घरेलू क्षेत्र से इस क्षेत्र की ओर होता है। दूसरी, अब आपने ये टैक्सीज देख लिया, तो टैक्सीज ही इसकी आय का मुख्य स्रोत है। अब ये भुगतान कौन कौन से करता है? अब आपको पता होना चाहिए भुगतान कौन कौन से कर रहा है। देखो यहाँ पे ट्रांसफर पेमेंट इधर आ रही है, सब्सिडीज इधर जा रही है, ठीक है, और सेविंग इधर आ रही है। अब आपने इसको समझना कैसे कि ये ग्रेड आपने लिखा सरकारी क्षेत्र क्या करता है? इस क्षेत्र से क्या करता है? वस्तुओं और सेवाएं खरीदता है, वस्तुओं और सेवाएं खरीदता है, इसलिए आय का प्रवाह
सरकारी क्षेत्र से इस क्षेत्र की ओर होता है, और सरकारी क्षेत्र इसको क्या करता है, देखो सब्सिडीज भी दे रहा है, ये सब्सिडीज दे रहा है, ये सब्सिडीज दे रहा है, मतलब आर्थिक सहायता दे रहा है। इसलिए आय का प्रवाह सरकारी क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर होता है। सरकारी क्षेत्र क्या करता है, बचत करता है, इसलिए मुद्रा का प्रवाह, बचत हमेशा इधर आएगी तो वित्तीय बाजार की तरफ होता है। और आपने और क्या करना है, देखिए ट्रांसफर पेमेंट भुगतान इसको कर रहा है, ये हस्तांतरण भुगतान भी करता है, किसको, घरेलू क्षेत्र को। जैसे आपने देखा, मैंने पहले ही बताया था, ये हर मिक्स होता है, ये मिक्स क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको दे रहा है छात्रवृत्ति दे रहा है, वृद्धावस्था पेंशन दे रहा है, विधवा पेंशन दे रहा है, इसलिए हस्तांतरण भुगतान के रूप में मौद्रिक प्रवाह, आय का प्रवाह सरकारी क्षेत्र से घरेलू क्षेत्र की ओर होता है। ये 3 क्षेत्र पढ़ लिए। शेष विषुव क्षेत्र क्या करता है, इसकी हमने आय देखनी है कि शेष विषुव क्षेत्र को आय कहाँ से प्राप्त होती है। शेष विषुव क्षेत्र क्या करता है, हमारा जो ये उत्पादक क्षेत्र, इसको क्या करता है, शेष विषुव क्षेत्र को क्या करता है, निर्यात करता है। इसलिए निर्यात के रूप में मुद्रा का प्रवाह शेष विषुव क्षेत्र से किसकी तरफ होता है, उत्पादक क्षेत्र की तरफ होता है, हमारे शेष विषुव क्षेत्र की तरफ होता है। जो भी हमारा, जो इंडिया का जो भी हमारा निर्यात होता है, निर्यात के रूप में हमें आय प्राप्त होती है, और आयात के रूप में हमें भुगतान करने पड़ते हैं शेष विषुव क्षेत्र को, और शेष विषुव क्षेत्र को भुगतान करने पड़ते हैं। बिल्कुल इजी है, आपने इसको समझ लिया होगा। अब मैं थोड़ी सी थ्योरी आपको बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ कि थ्योरी आपने कैसे करनी है। ठीक है, अब घरेलू क्षेत्र की हम सबसे पहले बात करेंगे प्राप्तियों की। प्राप्ति घरेलू क्षेत्र को उत्पादक व शेष विषुव क्षेत्र से साधन सेवाओं के बदले साधन आय प्राप्त। मैंने आपको बताया है, क्या बताया है कि जो हमारा घरेलू क्षेत्र क्या करता है, उत्पादक क्षेत्र को और शेष विषुव क्षेत्र को साधन सेवाएं देता है। इसलिए साधन आय किसके रूप में, लगान, ब्याज, लाभ, मजदूरी के रूप में प्राप्त होती है। इस क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र और शेष विषुव क्षेत्र से हस्तांतरण भुगतान भी प्राप्त होते हैं, ट्रांसफर पेमेंट। ठीक है, इसको ट्रांसफर पेमेंट कहाँ से मिलती है, आपको पता है, सरकार से भी मिलती है और शेष विषुव क्षेत्र से भी मिलती है। उसको भुगतान कौन कौन से करने पड़ते हैं घरेलू क्षेत्र को। घरेलू क्षेत्र अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं, आपने लिखा उपभोक्ता वस्तुओं सेवाएं खरीदने के लिए उत्पादक क्षेत्र को उपभोग व्यय के रूप में भुगतान करता है। कौन से, उपभोग व्यय, कंजप्शन एक्सपेंडिचर के रूप में भुगतान करता है। ये सरकार या क्या करता है, ये क्षेत्र सरकार को करों का भुगतान भी करता है। इस क्षेत्र की बचत का प्रवाह किसकी ओर होता है, पूंजी बाजार की ओर होता है। हमेशा आपने याद रखें कि जो भी क्षेत्र बचत करेंगे उसका प्रवाह पूंजी बाजार की ओर, और यदि आप पूंजी बाजार से उधार लेते हैं तो उसका जो प्रवाह है वो इन 3 क्षेत्रों की ओर या 4 क्षेत्रों की, 3 क्षेत्रों की ओर होता है। अगला देखिए उत्पादक क्षेत्र। मैंने आपको पहले बता दिया है कि उत्पादक क्षेत्र क्या करता है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। इसलिए प्राप्तियां क्या होगी, उत्पादक क्षेत्र घरेलू क्षेत्र को भी और सरकारी क्षेत्र को भी क्या करता है, वस्तुओं और सेवाओं के बदले आय प्राप्त होती है। ये उसको वस्तुओं और सेवाएं देता है और उसके बदले में आय प्राप्त होती है। ये शेष विषुव क्षेत्र को भी क्या करता है, निर्यात करता है। निर्यात हमेशा उत्पादक क्षेत्र ही करता है। इसलिए आपने लिखना है कि उत्पादक क्षेत्र को आपने लिखा है बदले आय प्राप्त होती है, और ये पूंजी बाजार से भी क्या करता है, आवश्यकता के अनुसार जो है वो कर्ज प्राप्त कर सकता है। उत्पादक क्षेत्र आपने के जो सरकारी क्षेत्र से उत्पादन बढ़ाने के लिए, ठीक है, अधिक जो है आर्थिक सहायता भी प्राप्त होती है। ये इसकी प्राप्तियां होगी। कौन कौन सी प्राप्तियां होगी कि ये घरेलू और सरकारी क्षेत्र को वस्तुओं और सेवाएं बेचता है, इसलिए साधन, इसमें आपने लिखना है कि कौन कौन सी वस्तुओं और सेवाओं के बदले इसको आय प्राप्त होती है। शेष विषुव क्षेत्र को ये क्या करता है, निर्यात के बदले आय प्राप्त होती है, और पूंजी बाजार से भी आवश्यकता के अनुसार कर्जा ले सकता है, और इसको सरकारी क्षेत्र से भी क्या होती है, आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। अब भुगतान कौन कौन से करने पड़ते हैं, आपने ध्यान देना है। उत्पादक क्षेत्र क्या करता है, आपको पता है, साधन, आप उत्पादन करने के लिए साधनों की जरूरत करती है, तो साधन सेवाओं के भुगतान के लिए इसको घरेलू क्षेत्र को भुगतान करना पड़ता है। कैसे, अब आपको पता है, भुगतान मजदूरी के रूप में, लगान के रूप में, लाभ और ब्याज के रूप में करना पड़ता है। सरकार को ये कर भी देता है, और शेष विषुव से किए जाने वाले आयात के लिए भी भुगतान करता है। भुगतान क्या करता है, ये सरकार को कर देता है, उत्पादन कर, बिक्री कर, और शेष विषुव क्षेत्र से क्या करता है, आयात किए जाने वाले आयात का भी भुगतान किया जाता है। जो इस क्षेत्र की जो भी बचत होती है उसे पूंजी बाजार में जमा करवा दिया जाता है। बचत को हमेशा पूंजी बाजार में जमा करवाएंगे। अब अगली बात करेंगे हम सरकारी क्षेत्र की। जो सरकारी क्षेत्र है, परिवार और उत्पादक क्षेत्र को करों के रूप में आय प्राप्त होती है। जो भी टैक्सेस लगाती है वो सरकार लगाती है,
और सरकार को करों के रूप में आय प्राप्त होती है घरेलू क्षेत्र से भी और उत्पादक क्षेत्र से भी, और ये पूंजी बाजार से भी आवश्यकता के अनुसार कर्जा ले सकता है। आपको पता है सरकार जो है पूंजी बाजार से कर्जा लेती है, जैसे हिमाचल सरकार, आपकी केंद्रीय सरकार, वो क्या करती है, पूंजी बाजार से कर्जा उधार लेती है। भुगतान, अब सरकारी क्षेत्र को भुगतान कौन कौन से करने पड़ते हैं, सरकारी क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र से जो भी वस्तुएं, क्योंकि सरकार को भी बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, मैंने आपको पहले बताया है, इसलिए वस्तुएं और सेवाएं खरीदता है, इसलिए उसके लिए उत्पादक क्षेत्र को भुगतान भी करता है। सरकारी क्षेत्र क्या करता है, उत्पादक क्षेत्र को आर्थिक सहायता भी देता है। भुगतान का मतलब पेमेंट जो भी कर रहे हैं, ये घरेलू क्षेत्र को भी आर्थिक सहायता देता है, और जो भी इसकी बचत होती है उसको वो पूंजी बाजार में जमा करवा देता है। आपको समझ आ गई होगी। अब अगला है आपका शेष विश्व क्षेत्र। शेष विश्व क्षेत्र के अंदर हमारा जो उत्पादक क्षेत्र है, शेष विश्व क्षेत्र को वस्तुओं सेवाओं का निर्यात करता है, हमारा शेष विश्व क्षेत्र को निर्यात करता है, इसलिए मौद्रिक प्रवाह शेष विश्व क्षेत्र से किसकी ओर होता है, उत्पादक क्षेत्र की ओर होता है। आपने इतना ही लिखना है, मैंने ये कंप्लीट क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपने कहीं पे भी इसमें रेक्टिफिकेशन करने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। बुक से मैंने इसको ब्रीफ करके लिखा हुआ है, आपने इसी क्वेश्चंस को लिखना है। भुगतान कौन से हैं, हमारा उत्पादक क्षेत्र क्या करता है, शेष विश्व क्षेत्र से वस्तुओं सेवाओं का आयात करते हैं। आयात का मतलब दूसरे देशों से हम वस्तुओं को खरीदते हैं, इसलिए आयात भुगतान के रूप में हमारा आय का प्रवाह उत्पादक क्षेत्र से शेष विश्व क्षेत्र की ओर होता है। आपने चार्ट को ढंग से समझ लिया तो आपको समझ आ जाएगी। पूंजी बाजार, जिसको फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं, मनी मार्केट बोलते हैं, कैपिटल मार्केट बोलते हैं, तो ये आपने देखा तीनों क्षेत्र क्या करते हैं, बचत करते हैं, इसलिए मुद्रा का प्रवाह कहाँ किस ओर होता है, पूंजी बाजार की ओर होता है। और ये तीनों क्षेत्र उधार लेते हैं, इसलिए मुद्रा का प्रवाह इन पूंजी बाजार से इन तीनों क्षेत्रों की ओर होता है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपने क्या करना है, इसको शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है मेरे चैनल को, और लाइक भी करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।